नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विनय तिवारी एक बार फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, जिससे मेरे मनोबल में वृद्धि हो और आपके लिए हम अधिक अच्छे तरीके से अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज हम एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो स्थितियां उपजी थीं उसके बारे में पहले चर्चा किया था, आपके साथ शेयर किया था। और आज हम एक बार पुनः, चूँकि आज मंत्रिमंडल ने गठित कर दिया गया है और श्री शुभेंदु अधिकारी जी के को पश्चिम बंगाल का जो कार्यभार है वो सौंप दिया गया है। यानी पश्चिम बंगाल अब श्री शुभेंदु अधिकारी के हिसाब से चलेगा। अगले 5 साल तक हम तो यही मान के चल रहे हैं कि श्री शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और आज सबसे बड़ी बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी जो कि चौंकाने वाले फैसले हमेशा करती है, वो कम से कम ऐसा देखने को नहीं मिला। और जैसे पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया था, ठीक उसी तरीके से हो सकता है शायद अंदरूनी कुछ बात रही हो कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इस ऐसे मौक़ों पे जो एक तरीके से रिजल्ट आता है, जो वो चुनते हैं मुख्यमंत्री, वो सबको हैरान कर देने वाले होते हैं। और जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मास्टर स्ट्रोक्स लगाने में माहिर है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने कोई मास्टर स्ट्रोक्स नहीं लगाया और शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल की कमान सौंप दी। उनके साथ 5 अन्य मंत्रियों ने भी अभी कार्यभार ग्रहण किया है, शपथ ली है। और इसके बाद फिर जब भी होगा तो राज्यपाल महोदय से अनुरोध करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार शुभेंदु अधिकारी जी कर देंगे। आज की वीडियो में जो हम एक चीज़ खास तौर से आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं, और जो हमने देखा, नरेंद्र मोदी जी को हम भी देख रहे हैं करीबन 2014 से। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके बारे में सुनता था और समाचारों में देखता था। लेकिन आज मैं ये बात मान गया हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का, भाई साहब, किसी प्रकार का कहना चाहिए कोई जोड़ नहीं है। आज के समय में भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं, जो आज उन्होंने कारनामा किया है, उन्होंने पूरी महफिल लूट ली। आज एक जो सबसे अधिक चौंकाने वाला उनका, एक तो उन्होंने जिस हिसाब से जनता का धन्यवाद किया वो भी काबिले गौर है, क्योंकि लोकतंत्र में सब कुछ जनता होती है। जनता अगर जनादेश देती है तो सही है, नहीं तो फिर क्या। तो आज उन्होंने जिस तरीके से झुक करके पूरे पश्चिम बंगाल के जनता को प्रणाम किया, नमस्कार किया और अभिवादन किया, ये भी एक तरीके से काबिले तारीफ़ है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम ये मान के चलते हैं, जो चौंकाने वाली आज जो स्थिति रही, चौंकाने वाला जो सीन रहा, वो श्री माखनलाल सरकार जी का था कि एक व्यक्ति जिसके बारे में मैंने क्या, शायद बहुत सारे लोगों ने फिर गूगल करना चालू किया हो या अन्य लोगों से जानकारी इकट्ठा करना हासिल किया हो कि ये माखनलाल सरकार जी कौन है। क्योंकि एक 98 वर्ष का व्यक्ति जो कि गुमनाम रहा हो, जिसके बारे में अब तक किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई हो, और वो अचानक आज स्टेज में प्रकट होते हैं और उनका नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, ने चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। और एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि माखनलाल जी का एक तरीके से संघर्ष रहा, जो उन्होंने संघर्ष किया वो एक तरीके से पर्दे के पीछे का था। कि आज तक उनके बारे में जानकारी की कि वो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के वो बहुत घनिष्ठ थे, उनके सहयोगी थे। और जब लाल चौक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 51 या 52 में झंडा फहराने गए थे, उस समय उनको गिरफ्तार किया गया था और साथ में माखनलाल जी को भी गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद से जब वो वहाँ से आए तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने पहले तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, तो जनसंघ के लिए काम किया। और वो 1954 से अब तक वो बराबर काम करते रहे। लेकिन देखिए कि 1954 से अब तक लगभग मेरा मानना है कि 46 और 26, ये समझ लीजिए कि लगभग 62 वर्ष हो गए, कहना चाहिए 62 या 72 वर्ष लगभग हो गए। और 72 वर्ष हो गए और किसी को उस गुमनाम व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान दिया, उनको प्रस्तुत किया, तो अब ये हम मान के चलते हैं कि आज की डेट में भारत की राजनीति में
उनका मुकाबला करने के लिए विपक्ष में कोई नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी को मात दे सके। और किसी फील्ड में व्यवहार के बारे में या किस तरीके से संगठन को चलाना है, किस तरीके से बड़े राज्य अपने कब्जे में करना है, वो कोई जबरन नहीं। ये तो कुछ विपक्षी लोग हैं कि गलत बयानी कर रहे हैं कि मोदी जी ने धांधली की है या चुनाव आयोग ने सहयोग नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की जनता लोकतंत्र पे विश्वास करती है और पश्चिम बंगाल में एक बहुत लंबी लड़ाई खास तौर से लड़ी जा रही थी और आज ये समझ में आया कि माखन लाल सरकार साहब कितना प्रयासरत थे। 1954-55 के बाद जनसंघ जो कि पहले था, इसके बाद वहाँ पे लेफ्ट की काफ़ी समय तक सरकार रही और लेफ्ट लगभग 34 वर्ष रही। उसके बाद ममता बनर्जी ने भी 15 वर्ष शासन किए और इतने कठिन परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में आती गईं जाती गईं, लेकिन एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे काम करता रहा और इतना मजबूत करता रहा, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए। और उनकी उम्र चूँकि 98 वर्ष है, लेकिन भगवान की ऐसी अनुकंपा देखिए कि अब भी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आज की डेट में 70 वर्ष 80 वर्ष भी जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो तो चलिए मान लिया कि भगवान की ऐसी महिमा है, उनको भगवान दीर्घायु करे, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया, वो काबिले कह सकते हैं कि विश्वास नहीं होता कि एक प्रधानमंत्री भारत का और एक गुमनाम व्यक्ति को स्टेज में ला करके इतना ज़्यादा सम्मान देंगे। ये तो अगर कोई कर सकता है तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में भी एक हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मोतीलाल वोरा, लेकिन मोतीलाल वोरा भी समय साथ राज्यसभा में है या उनका पूरा हो गया, वो भी हैं, लेकिन इतना सम्मान उनको भी नहीं मिला। वो हालांकि मुख्यमंत्री रहे, वो गुमनामी की जीवन में कभी नहीं रहे। लेकिन ये जो वर्तमान में माखन लाल जी का आज एक तरीके से कहें कि जनता के सामने जो प्रादुर्भाव हुआ, जैसे हम लोगों ने तो जो अब तक टीवी समाचार और किसी भी अखबार में उनकी तरफ से किसी प्रकार का लेख नहीं लिखा गया, किसी तरीके की अपील नहीं की गई, ये देखा गया कि वो पर्दे के पीछे काम करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी को आज़ादी के बाद इतने दिनों के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पदासीन किया, भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से सत्ता दिलवाई, उसमें उनका बड़ा योगदान है। और जहाँ तक रहा जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा टिपिकल कंडीशन इस समय पश्चिम बंगाल की है। जम्मू कश्मीर तो चलिए कोई बात नहीं, एक तरीके से धारा 370 हटने के बाद ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक कंट्रोल में है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ जो आबादी है खास तरीके से वहाँ की आबादी, यहाँ चूँकि टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, उनको मार दिया गया पहलगाम में, तो उसके बाद लग रहा कि कुछ खास बदलाव नहीं है। पर हाँ, सेना जब तक है तो उपद्रव नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो शुभेंदु अधिकारी जी के सामने जो चुनौतियाँ हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती है कि कानून व्यवस्था पे विशेष ध्यान रखना है। कानून व्यवस्था को यदि वो संभाल ले गए तो चूंकि ये मत मान के चलिए कि 5 साल में सब कुछ हो जाएगा। 5 साल पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी तो उसको संभालने में काफ़ी समय लगा और अब जा कर के मामला बहुत हद तक सही है। तो पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था एक तरीके से छिन्न भिन्न है, लड़खड़ाई हुई है। और एक चीज़ और भी ध्यान में रखना होगा कि अभी ममता बनर्जी का पूरी तरीके से सफाया नहीं है, क्योंकि अभी भी चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत के हों या और जो होते हैं, जैसे प्रधान हो गया, जिला पंचायत हो गया, और जो समितियां हैं जिनका एक कार्यकाल फिक्स होता है, वो अभी कार्यकाल चल रहे हैं। तो अभी उनके एक तरीके से उत्पाती लोग, आतताई लोग अभी भी कहीं ना कहीं अभी पद में हैं। इसलिए शुभेंद्र अधिकारी को पूरी तरीके से निगाह में रखना होगा कि अभी उनके हाथ में सिर्फ सत्ता आई है, कानून व्यवस्था सुधर गई है और सब कुछ सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने में मेरा मानना है कि 5 वर्ष भी कम पड़ेंगे, 5 वर्ष भी शुभेंद्र अधिकारी को कम पड़ेंगे। और जिस तरीके से आज उन्होंने अपना एक तरीके से उन्होंने भगवा चोला पहना और बहुत अच्छा लगा। खास तौर से सोने पे सुहागा उस समय हुआ कि जब अपने उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उनको एक भगवा गमछा पहनाया और पूरे मैदान में जो लोग टी शर्ट पहने, जो वस्त्र जो भी पहने हुए थे, सारा का सारा भगवा था। पूरे मैदान में जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। यही नारे भारत जैसे देश में गूंजने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्री राम के नारे लगने के बाद और लोगों का जैसे तिरस्कार हो, ऐसा नहीं। भारत एक संवैधानिक देश है, संवैधानिक परंपराएं हैं, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि जैसे अब तक होता रहा कि जैसे दुर्गा पूजा हो,
उसमें लोग पूजा नहीं कर पाते थे, जुलूस नहीं निकाल पाते थे और वहाँ पे पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएँ आम बात थी। या बहुत सारी चीज़ें तो ये थी कि वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य इलाके होते थे, वहाँ पे पूजा प्रतिबंध वगैरह में इस वजह से रोक लगा दी जाती थी कि कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ न जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर से जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो आतताई हैं, उपद्रवी हैं, उन पे विशेष निगाह रखनी है कि वो किसी प्रकार के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न कर सकें। आज की वीडियो का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि चूँकि एक भारत देश के प्रधानमंत्री ने एक गुमनाम व्यक्ति जिनका बहुत पर्दे के पीछे बहुत योगदान रहा, उनके साथ जैसा व्यवहार किया, जितना बेहतरीन व्यवहार किया, इसकी कल्पना स्वप्न में भी की जा सकती है, बाकी नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।